गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो आप। पिछली क्लास में बच्चों आपको जो पोयम थी W.B. यीट्स की, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री नाम की जो पोयम है, वो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट लेसन। आज बच्चों हम आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द लेसन यू कैन सी, इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, द स्नेक एंड द मिरर। तो बच्चों सब जानते हो स्नेक यानी क्या होता है। स्नेक यानी बच्चों सांप होता है, और मिरर का मतलब आईना या दर्पण होता है। क्लियर है। तो इस कहानी बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी का नाम है। और जो बशीर नाम का जो राइटर है, एंग्लो इंडियन राइटर, उसके द्वारा इस स्टोरी को लिखा गया है। क्लियर है। अब बच्चों आप जानते हो स्नेक, स्नेक यानी सांप होता है, एंड द मिरर का मतलब होता है दर्पण है। तो इसका मतलब होता है, कहानी का मतलब हो गया सांप और दर्पण। सांप और दर्पण नाम की जो कहानी है बच्चों, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप जानते हो बच्चों स्नेक्स यानी क्या होता है, जरा देखना, SNAKES। स्नेक्स यानी आप जानते हो, स्नेक यानी जब सांप होता है तो स्नेक्स का मतलब ये बहुवचन बन गया है, प्लूरल बन गया है, बहुत सारे सांप। उसी तरीके से बच्चों एक शब्द होता है स्नैक्स, जानते हो। इस दोनों का फर्क आपको आना चाहिए। इनको बच्चों इस तरीके के शब्दों को हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरोनिम्स। क्या बोलते हैं? पेरोनिम्स इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये शब्द जो पेयर में होते हैं। पेयर, पेयर का मतलब जानते हो, हिंदी में बोलते हो आप इनको शब्द युग्म, तो ये पेरोनिम्स कहलाते हैं। पेरोनिम्स इसलिए बच्चों क्योंकि इन दोनों का उच्चारण या इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करीब करीब एक जैसा है, लेकिन आप देखते हैं कि दोनों का जो अर्थ है उसमें बड़ा अंतर है। स्नैक्स यानी सांप होता है, और स्नैक्स यानी क्या होता है, नाश्ता वगैरह करते हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का नाश्ता, उसको स्नैक्स कहते हैं। ये नमकीन बिस्किट वगैरह वगैरह खा लेते हो आप, उसको स्नैक्स कहते हैं। तो आप इस तरीके से देखो बच्चों, उच्चारण एक जैसा है, लेकिन तो उसके स्पेलिंग में जरा सा अंतर है, लेकिन मीनिंग में तो रात दिन का अंतर है। लेकिन मीनिंग में तो रात दिन का अंतर है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे बच्चों। जैसे एक शब्द आता है आपके पास बिसाइड, BESID। क्लियर। एक आता है बिसाइड्स। अब बताओ कितना का अंतर है? केवल एस का अंतर है। लेकिन आप इस बात को जानते हो, बिसाइड यानी होता है शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो बैठी है मेरी बगल में। तो बताओ इसका माने क्या हो गया? बगल में। क्लियर है। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा कि आई गिव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लोथ्स, यानी मैंने भिखारी को दिया कपड़ों के अलावा भोजन। तो बच्चों इसका मतलब हो गया के अलावा। क्या हो गया? के अलावा। क्लियर। आप जब एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखते हो टू द प्रिंसिपल। ये सब तो बच्चों कई परीक्षाओं में आया भी है। तो प्रिंसिपल ये नहीं होता बच्चों मुख्य प्लस अध्यापक बराबर मुख्य अध्यापक। जो मुख्य अध्यापक हेड टीचर होता है, प्रिंसिपल कहते हो आप उसको, प्रधानाचार्य वगैरह वगैरह। ठीक है। और एक होता है बच्चों प्रिंसिपल, जानते हो, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, माने वह एक सिद्धांतवादी आदमी है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब बच्चों सिद्धांत है। जैसे आप जानते हो बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो अंग्रेजी में बोलोगे द प्रिंसिपल और द डॉक्ट्रिन और द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, और ये बच्चों क्या है? प्रिंसिपल है। सिद्धांत का मतलब ये है बच्चों, जब कोई बात सिद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? पहले आप किसी बात के ऊपर क्या करते हो? प्रयोग करते हो। प्रयोग करके बच्चों जब वो सिद्ध हो जाती है, अंतिम रूप से सिद्ध हो जाती है, तब वो एक सिद्धांत बन जाता है। जब कोई बात सिद्ध हो जाती है, अंतिम रूप से सिद्ध हो जाती है, देन यू कॉल इट टू बी ए सिद्धांत। तब आप उसको सिद्धांत या प्रिंसिपल कहते हैं। हिंदी में भी चलता है ऐसा बच्चों। उदाहरण देता हूं, जैसे एक शब्द आता है अंश, तो जानते हो अंश यानी कंधा होता है, और एक होता है बच्चों अंश। तो ये गणित में पढ़ते हो, अंश और हर। तो अंश का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी किसी चीज का कोई अंश होता है, तो फ्रैक्शन। और ये जो अंश है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? शोल्डर। शोल्डर यानी क्या होता है? कंधा होता है। अब बताओ स्पेलिंग एक जैसी है ना, अंश अंश, यानी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन उच्चारण एक जैसा है, लेकिन मीनिंग में बच्चों क्या रात दिन का फर्क है। तो सच वर्ड्स आर नोन टू बी पेरोनिम्स इन इंग्लिश। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में कहा जाता है पेरोनिम्स, और शब्द युग्म इन हिंदी, और हिंदी में आप उनको शब्द युग्म कहते हैं। तो बच्चों आपकी बात चल रही थी कि द स्नेक एंड द मिरर। तो बच्चों आप देख रहे हैं द स्नेक एंड द मिरर का मतलब कोई पर्टिकुलर सांप है और कोई पर्टिकुलर दर्पण है, इसलिए दोनों ये द लगा हुआ। बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप इस पाठ को पढ़ो, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। बच्चों हमें ये बताओ, क्या आपको दर्पण में अपने आप को देखना पसंद है? इस पंक्ति का मतलब यह है कि डू यू लाइक यानी क्या तुम पसंद करते हो। डू यू लाइक यानी क्या होता है? क्या तुम पसंद करते हो। और दूसरा जो है बच्चों वो क्या, डू यू लाइक टू लुक। डू यू लाइक टू लुक यानी क्या तुम देखना पसंद करते हो। एट योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, इन द मिरर का मतलब होता है दर्पण में।
क्या तुम अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हो? क्या तुम अपना साया, अपनी सूरत दर्पण में देखना पसंद करते हो? ध्यान देना बच्चों, डू यू लाइक टू लुक, ठीक है, योर सेल्फ डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर? डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर? बच्चों इस सेंटेंस को मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2-3 बातें आपको समझानी है मुझे। पहली बात तो बच्चों यह है कि इफ यू वांट टू चेंज ए सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव वन, अगर आप किसी वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना चाहते हो तो बच्चों ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, और दोनों के बीच में क्या होती है? एच वी होती है बच्चों। एच वी जो होती है ये 2 रूपों में आती है। ये बच्चों या तो एक्सप्रेस्ड फॉर्म, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है प्रकट रूप में आती है, या बच्चों ये किस में आती है? ये अंडरस्टूड फॉर्म में आती है। किस में आती है? अंडरस्टूड फॉर्म में आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि राम इज राइटिंग ए लेटर, तो इज साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं कहता हूं आई लव यू तो डू साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू, डज और डिड सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, बट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन द असर्टिव, आई मीन इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेज। लेकिन बच्चों जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आपको वाक्य को बदलना पड़ता है निगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, तो वो बाहर से लानी पड़ती है। इसलिए डू, डज और डिड को क्या कहा जाता है? डू, डज और डिड को बच्चों डमी ऑपरेटर कहा जाता है। जरा ध्यान देना, डू, डज और डिड, इन तीनों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डमी। प्रश्न यह है कि ये डमी ऑपरेटर क्यों कहलाते हैं? ऑपरेटर, TAR। क्लियर है? तो द क्वेश्चन इज, बच्चों सवाल यह है कि वाई आर दीज डोंट टू बी डमी ऑपरेटर्स, अर्थात इनको डमी ऑपरेटर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन द असर्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस में वो हमको दिखाई नहीं देती है। बट व्हेन वी चेंज द सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव और एन नेगेटिव वन, परंतु जब हम वाक्य को बदलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य में, तब आप क्या करते हो? इन सहायक क्रियाओं को बाहर से लाते हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी डमी ऑपरेटर्स। यही वजह है कि आप इनको डमी ऑपरेटर्स कहते हैं। एक बात और, जिस वाक्य में डू, डज या डिड का प्रयोग हो जाता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रहे, ये बात आपको सनद रहे, प्लीज रिमेंबर इट। इस बात को कभी न भूलें, नेवर फॉरगेट। इस बात को कभी नहीं भूलेगी जिस सेंटेंस में डू आ गया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिस सेंटेंस में डज आ गया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी नहीं जुड़ेगा, टू आइए नहीं जुड़ेगा। और यही बात बच्चों डिड के ऊपर भी लागू होती है। जिस वाक्य में डिड का प्रयोग होगा उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, फिफ्थ फॉर्म का मतलब एसएईएस फॉर्म नहीं आएगी, सिक्स्थ फॉर्म का मतलब टू इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आएगी। यही बात बच्चों मॉडल्स के ऊपर भी लागू होती है। अगर किसी सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग हुआ है, केवल मॉडल का, उसके आगे हेव या हेज नहीं आना चाहिए, हेज तो कभी आ भी नहीं सकता है लेकिन हेव आता है, तो केवल मॉडल का प्रयोग हुआ है तो बच्चों उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यू कैन गो, तो बच्चों यू कैन गो, क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि यू कैन वेंट? नहीं सुना होगा। यू कैन गॉन नहीं सुना होगा, यू कैन गोइंग नहीं सुना होगा, यू कैन गोज नहीं सुना होगा, यू कैन टू गो नहीं सुना होगा। इसका मतलब हुआ कि डू, डज एंड डिड, आई मीन द डमी ऑपरेटर्स एंड ऑल मॉडल्स, ऑल 13 मॉडल्स, पूरे मिला के कितने हो गए हैं? 13 मॉडल हो गए हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, आई मीन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन तीनों के, इनके बाद में 13 मॉडल, और इन तीनों के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल के बाद हेव भी आ जाता है। अब बच्चों अगर ऐसा हेव आ रहा है तो हेव के बाद तो फिर तो थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे आई शेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई टुमारो, आई शेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई टुमारो माने मैं कल तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से क्या होता है कि मॉडल के बाद अगर हेव का प्रयोग हो रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अगर मॉडल के बाद में सिर्फ मॉडल का प्रयोग हो रहा है और आगे कोई हेव का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब बच्चों एक बात तो आपने क्या समझी, अगर किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद में जो सहायक क्रिया होती है दैट मे बी आइदर इन एक्सप्रेस्ड फॉर्म और इन अंडरस्टूड फॉर्म, वह एक्सप्रेस्ड फॉर्म में भी हो सकती है, वह अंडरस्टूड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में
आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक दैट हेल्पिंग वर्ब आउट, आपको उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा, एंड इट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले आपको रखना पड़ेगा, और सेंटेंस के लास्ट में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल आ गई। दूसरी बात आगे बताया गया बच्चों, डू यू लाइक टू लुक। अब बच्चों ये वर्ब है, आप लोग इसको भी वर्ब समझते हो, ऐसा नहीं है बच्चों, वर्ब ये है, ये वाली वर्ब नहीं है, वर्ब ये है, डू यू लाइक। अब बच्चों आप क्या देख रहे हो, दो वर्ब एक साथ आ गई है। ये बात सनद रहे बच्चों, जब भी दो वर्ब्स का एक साथ प्रयोग किया जाएगा तो केवल उनकी दो ही गतियां होंगी। जैसे डू यू लाइक स्विमिंग, तो लाइक के बाद में स्विम आ रहा तो आईएनजी जोड़ना पड़ा ना, या यूं भी कह सकते हो कि डू लाइक टू स्विम, क्या तुम तैरना पसंद करते हो। मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बीच में टू अनिवार्य रूप से आएगा। नियम है ये नियम है। इफ टू वर्ब्स आई मीन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अगर आपने दो बार किया है तो दोनों के बीच में आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ग्रामर की भाषा में कहूं तो यूं कह सकता हूं कि अगर बच्चों किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद भी वर्ब आ रही है तो बाद वाली वर्ब को टू इन्फिनेटिव होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, इसकी विशेषता यह होती है कि जब आप कहते हो कि कोई भी क्रिया होती है बच्चों, तो आप जानते हो क्रिया क्या होती है, क्रिया वह होती है जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, एक जो वर्ब होती है वो बच्चों क्या होती है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट एन एक्शन। एक वर्ब वो होती है जो हमको किसी एक्शन के बारे में कुछ बताती है। एक वर्ब बच्चों एक डूइंग वर्ड होता है, डूइंग वर्ड जो होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। अब जब भी आप किसी वर्ब का अनुवाद करते हो, जैसे गो, तो अनुवाद क्या किया आपने, जाना। लेकिन बच्चों एक तत्व की बात जानो कि माना कि गो का मतलब जाना होता है। इसका मतलब कोई भी क्रिया उठा करके ले लो, हिंदी में जब अनुवाद करोगे तो उसके अंत में क्या आएगा, ना आएगा। लेकिन बच्चों ये भी समझ लो कि ये ना आता है केवल इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी केवल इसकी जो मूल, इसका जो मूल रूप है उसमें। लेकिन जब भी आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हो, किस में प्रयोग करते हो, जब भी आप वाक्य में प्रयोग करते हो, ध्यान देना, अब तक बच्चों ये शब्द था, क्रिया एक शब्द है। क्रिया ही क्यों बच्चों, सभी शब्द होते हैं, क्रिया भी शब्द है, संज्ञा भी शब्द है, सर्वनाम भी शब्द है, विशेषण भी शब्द है, क्रिया विशेषण भी शब्द है, सारे शब्द होते हैं। लेकिन बच्चों हिंदी में एक शब्द है, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, वो सवाल ये है, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि भारत मेरा देश है, तो भारत एक शब्द है, मेरा भी एक शब्द है, देश भी एक शब्द है माने होना भी एक शब्द है, सब अलग अलग शब्द थे। बट वेन यू यूज दोज वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, परंतु जब किसी वाक्य विशेष में आप प्रयोग करते हो इन शब्दों का, समझ में आ गया है, यानी शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है बच्चों, तब वह शब्द नहीं, वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है, सवाल परीक्षा में यूं पूछा गया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। इसीलिए आपको हिंदी में एक सेंटेंस देखिए कहा जाता है इसका पद परिचय दो, दे दिया भारत मेरा देश है, भारत को अंडरलाइन करके कहा इसका पद परिचय दो, तो इसका पद परिचय क्या होगा, ये वाक्य का करता है। दूसरी बात ये संज्ञा है। तीसरी बात ये नाम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरी बात बच्चों ये पुल्लिंग है, हालांकि अंग्रेजी में सारे देश स्त्रीलिंग होते हैं, पर हिंदी में ये पुल्लिंग है, भारत मेरा देश है। ठीक है, और बच्चों ये एक वचन है, यही तो इसका पद परिचय है, इसी को पद परिचय कहते हैं। शब्द परिचय कभी नहीं होता बच्चों, पद परिचय होता है, क्योंकि शब्द तो स्वतंत्र है, लेकिन जब उसका प्रयोग वाक्य में करते हो तो वो कई तरह के फंक्शन करता है। चूंकि वो कई तरह के फंक्शन करता है और उन फंक्शंस को हमको बताना पड़ता है, तो उसको आप शब्द परिचय नहीं बोलते, आप उसको क्या बोलते हो, पद परिचय कहते हो। एनीहाउ, तो मैंने ये कहा बच्चों की क्रिया जो होती है उसके मूल शब्द के अंत में हमेशा ना आता है, लेकिन क्रिया का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब ये ना कभी नहीं आता है। जैसे मैं जाता हूं, बताओ ना कहां आया, मैं जा रहा हूं, बताओ ना कहां आया, मैं जा चुका हूं, बताओ ना कहां आया, मैं गया था, बताओ ना आया क्या, मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो आप रास्ते से जा रहे थे तो बताओ, ऐसे तो नहीं बोला ना आपने मैं तो रास्ते से जाना था, ऐसे तो नहीं बोला ना आपने।
अब आप कहोगे सर हम कई बार बोलते हैं मुझे तो रास्ते से जाना था, मुझे तो जाना था। तो बच्चों आप जब ये कहते हो कि मुझे तो जाना था, तो उसकी अंग्रेजी पता क्या बनती है? आई हैड टू गो। तो बताओ गो का आया, टू गो आ गया ना, टू गो। तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई समझ में? ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, ये जिरंड कहलाता है, और ये दोनों नाउन होते हैं। आ गई समझ में? और ये दोनों बच्चों नाउन इक्विवेलेंट माने संज्ञा के समकक्ष होते हैं। नहीं समझे तो दोबारा समझा देता हूं। जब बच्चों हम कहते हैं कि मुझे तैरना पसंद है, तो बच्चों आप इसमें क्रिया ढूंढते हो और आप करते हो तैरना के अंत में ना गया तो यही क्रिया है। ये नहीं है बच्चों। आई लाइक स्विमिंग, लाइक इसमें वर्ब है यानी पसंद होना क्रिया है, और स्विमिंग इसमें ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बच्चों ये नाउन इक्विवेलेंट है, ये संज्ञा के समतुल्य है। मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जाना के अंत में ना नहीं आएगा यदि आपने इसका प्रयोग वाक्य में कर दिया तो, और अगर आ रहा है तो फिर वह क्रिया नहीं बल्कि वह संज्ञा होगा। वो संज्ञा के समतुल्य होगा। जैसे जीवन का मतलब तो आना और जाना है। अब बच्चों आप कहते हो जीवन का मतलब आना और जाना है, तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कमिंग एंड गोइंग। तो बच्चों द मीनिंग ऑफ लाइफ इज, अब इस गया ये कमिंग एंड गोइंग आ रहा, तो ये किसका काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो बच्चों चाहे वो सब्जेक्ट का काम करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का काम करे, चाहे वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करे, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, वो हमेशा सारे के सारे क्या होते हैं? वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपको समझना चाहिए क्रिया के अंत में ना जरूर आता है, लेकिन जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ना नहीं आता है। फिर भी ना आ रहा है, जैसे मुझे तैरना पसंद है, ना आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या है बच्चों? ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। और यदि नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, या बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का काम करेगा। तो बच्चों आपने क्या देखा? डू यू लाइक टू लुक। तो आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ टू का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि दो क्रिया एक साथ आ रही है। ये बच्चों क्रिया है और ये क्या इन्फिनेटिव है। योर सेल्फ यानी होता अपने आप को। जब मैं आप मेरे को कहते हो तो योर सेल्फ बोलोगी, और जब मैं आपको बोलूंगा तो मैं आपको योर सेल्फ नहीं बच्चों, मैं आपको योर सेल्व्स बोलूंगा। समझ में आ गया है? क्योंकि आप एक से ज्यादा हो इसलिए मैं आपको कहूंगा योर सेल्व्स, और चूंकि मैं एक हूं इसलिए आप मुझे सेल्फ योर सेल्फ कहोगे। क्लियर हो गया? एफ आता है एक वचन के लिए, जैसे वाइफ एक वचन है। अब बहुवचन बनाओगे क्या होगा? एफ को वी में बदलोगे वाइव्स, नाइफ सिंगुलर, नाइव्स प्लूरल, 12th सिंगुलर, 12 प्लूरल। तो एफ का मतलब बच्चों एफ सिंगुलर की सिंगुलर फॉर्म में आता है, और जब आप इसको वी के द्वारा रिप्लेस कर देते हो तो ये प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। क्लियर हो गया है? तो इन द मिरर, यहां तक कोई बात नहीं है बच्चों। तो इसके अंदर जितनी बातें आपको समझानी थी ग्रामर की वो मैंने समझाई। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों देख रहे हैं आप, इतनी सारी बातें एक सेंटेंस के माध्यम से समझाई। आपको क्या क्या समझाई? ध्यान दो बच्चों, अगर किसी भी वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद में जो एचवी होती है उसका प्रयोग आपको सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा। ठीक है? मैं ये भी कह सकता हूं व्याकरण की भाषा में कि इस एचवी का आपको इनवर्जन करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। आपको हमने ये भी कहा कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में बच्चों जो एचवी होती है दैट कैन बी आइदर इन एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड फॉर्म। तो बच्चों आप जानते हो जितने भी टेंस होते हैं उनमें 3 टेंस ऐसे हैं। प्रेजेंट सिंपल, 3 क्या बल्कि 2 ही है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल।
उनमें 3 क्रियाएं होती है, सहायक क्रियाएं, डू, डज और डेड। ये बच्चों हमेशा अंडरस्टूड फॉर्म में होती है, और इसके अलावा जितनी भी जो एचवीज होती है दे आर ऑलवेज इन देयर एक्सप्रेस्ड फॉर्म। चूंकि ये अंडरस्टूड फॉर्म में होती है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं पाई जाती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इनको बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए आप इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डमी ऑपरेटर कहते हैं। आपने ये भी जाना अगर किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग हुआ है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने ये भी जाना अगर किसी सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग हुआ है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने ये भी जाना अगर मॉडल के बाद में हैव का प्रयोग हुआ है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपने बच्चों ये भी जाना कि वर्ब जो होती है उसका हिंदी अनुवाद करने पर उसके मूल शब्द के अंत में हमेशा ना आता है, लेकिन जब आप उसका प्रयोग वाक्य में करते हैं तब बच्चों ये क्या हो जाता है, ये शब्द नहीं रहता है, ये पद बन जाता है। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तब आप उसे शब्द नहीं बल्कि क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जब वर्ब का प्रयोग आप सेंटेंस में करते हैं तो ये ना हट जाता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में ऐसा हो रहा है कि वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में हो भी रहा है और उसमें ना हट भी नहीं रहा है, तब समझ लो कि वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है। वो किसका काम करेगा, अगर उसके पहले टू आ रहा है तो वो इन्फिनेटिव का काम करेगा, अगर उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है तो वो जिरंड का काम करेगा। लेकिन बच्चों चाहे वो जिरंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो, दोनों ही सूरतों में उसका हिंदी अनुवाद करने पर उसके अंत में ना ध्वनित होगा। और बच्चों ये भी है कि वो दोनों ही सूरतों में उस वाक्य में वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा, बल्कि वो नाउन इक्विवेलेंट की तरह फंक्शन करेगा। माने वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी वह नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। हर सूरत में उसको नाउन इक्विवेलेंट होना होगा। क्लियर है? इतनी बातें बच्चों आपको बताइए। अब आप जरा ये सेंटेंस पे अपनी किताब के ऊपर हम आते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ, क्या तुम, डू यू लाइक टू लुक, है ना, योर सेल्फ। बच्चों एट का प्रयोग किया ही नहीं हमने, ये गलत हो गया ना अपने से। यहाँ ध्यान दो, डू यू लाइक टू लुक एट, ध्यान दो, लुक अपने बाद बच्चों हमेशा एट लेता है, लुक हमेशा अपने बाद एट लेता है। देखो ये हो गया लुक, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, नहीं लुक एट द बोर्ड। नॉक, ठीक है, नॉक एट द डोर, ठीक है, नॉक एट द डोर। तो बच्चों आप ये कहते हो प्लीज लुक एट, है ना, उसी तरीके से आप कहते हो नॉक एट, है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं पर्टिकुलर जिनके बाद एट ही लगाते हो, जैसे गुड एट। गुड एट का मतलब क्या होता है, इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो गणित में अच्छा है। उसी तरीके से बैड एट, और उसी तरीके से बच्चों इंटेलिजेंट आ रहा तो एट नहीं आएगा, इंटेलिजेंट इन, उसी तरीके से वीक इन, डेफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट इन, वो चीजें चलती रहेंगी। आगे देखो, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या तुम आईने में, क्या तुम दर्पण में अपने आप को देखना पसंद करते हो, अपने खुद की शक्ल को देखना पसंद करते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, यानी तुम किसके बारे में सोचते हो। एट सच टाइम्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे समयों में, ऐसे समय में। एट सच टाइम्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे समय में आप किसके बाबत या किसके बारे में सोचते हो, ऐसे समय में आप किसके बाबत या किसके बारे में सोचते हो। अब बच्चों लुक के बाद एट आना फिक्स है ना। नॉक के बाद जैसे नॉक एट द डोर मानी दरवाजे पर दस्तक देना, दरवाजे पर दस्तक देना। उसी तरीके से बच्चों आपको बोला गया गुड एट, उसी तरीके से बैड एट बताया गया। तो आप ये भी समझो बच्चों एक वर्ब होती है थिंक, क्या होती है, थिंक। उस थिंक के बाद में बच्चों क्या आता है, उस थिंक के बाद में बच्चों दो प्रीपोजिशन का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। एक तो होता है थिंक अबाउट, एक होता है थिंक ऑफ। थिंक ऑफ भी सही होता है और थिंक अबाउट भी सही होता है। थिंक अबाउट का उदाहरण तो आपने यहां देखा, मैं ऑफ का उदाहरण देता हूं। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है कि नहीं होती है। तो आप पढ़ते हो बच्चों, वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ये पानी की तलाश में इधर उधर गया, एंड इट थॉट ऑफ ए प्लान, इट थॉट ऑफ ए प्लान। थॉट के बाद ऑफ भी तो आता है, तो ऑफ का मतलब भी अबाउट होता है। थिंक बच्चों एक वर्ब है जिसके बाद में अबाउट या ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप किसके बारे में सोचते हो। एट सच टाइम्स यानी ऐसे समयों में। हैव यू एवर सीन ए डॉग, क्या तुमने देखा कभी कोई कुत्ता। ध्यान दो बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में एवर का प्रयोग हुआ, एवर यानी क्या होता है, कभी। अगर किसी सेंटेंस में एवर का प्रयोग हुआ है बच्चों तो उस सेंटेंस को होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, या उसे होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल का, या बच्चों इसे उसे होना चाहिए। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल का है तो बच्चों वो पास्ट सिंपल का भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है, और बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है। आप क्या समझे, अगर किसी सेंटेंस में एवर का प्रयोग होगा तो उस सेंटेंस को बच्चों या तो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए या पास्ट सिंपल में होना चाहिए।
जैसे आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। जब नेवर आएगा तो एवर भी आएगा। अगर एवर और नेवर दोनों का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है और प्रेजेंट सिंपल में होता है बच्चों तो उसका पास्ट में भी हो सकता है, पास्ट सिंपल में भी। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। अब बच्चों आपका सेंटेंस क्या था कि हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, डॉग माने कुत्ता, बताओ क्या आपने कभी कुत्ता देखा है। तो कुत्ते तो बच्चों सभी लोग देखते हो, श्वानों को मिलता न वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक टिटुर जाड़ों की रात बिताते हैं। श्वान कहते हैं हिंदी में आप उसको, क्या बोलते हैं, श्वान। तो श्वान बच्चों आपने देखा है, तो बताइए क्या आपने कभी कोई कुत्ता देखा है। फिर आगे कहता है ए कैट, क्या आपने कभी कोई कैट माने कोई बिल्ली देखी है। और बच्चों आगे दे रखा है और अ बर्ड, या आपने कोई परिंदा कोई पक्षी देखा है, हैं? लुक इनटू ए मिरर, लुक इनटू का मतलब है बच्चों लुकिंग इनटू। ध्यान दो बच्चों, यहां भी आपको राज की बात बताने वाला हूं मैं। लुकिंग इनटू यानी होता है देखते हुए। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को मिरर में देखते हुए, दर्पण में झांकते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी पक्षी या आपने कभी किसी बिल्ली को दर्पण में झांकते हुए देखा है। अब बच्चों यहां लुकिंग इनटू वाली बात क्या है ये समझो आप, क्या होता है। हैव यू एवर सीन, सीन वर्ब है, ध्यान देना जो मैं समझाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात। सीन एक वर्ब है यानी एस डबल, एक वर्ब क्या है मेक। अब जैसे इन दोनों की विशेषता क्या है बच्चों, मेक है तो वॉच भी है, क्योंकि वॉच यानी भी देखना ही होता है। ये जो दोनों तीनों क्रियाएं इनकी कुछ विशेषता है। जैसे बच्चों आप ये बताओ कि जब आप किसी भी क्रिया में क्या करते हो, हिंदी में हुए का भाव लाते हो, हुए या करके। कैसे, जैसे देखना आप सीइंग ए लॉइन, शी रैन अवे, बताओ क्या अर्थ हुआ इसका। सीइंग ए लॉइन शी रैन अवे का मतलब बच्चों एक लॉइन को, एक लॉइन प्लस को लगा दो अपनी तरफ से, को ये देखना हो गया, देखना तो देख, और इस आईएनजी की वजह से लगाना पड़ेगा कर। अब बोलो क्या अनुवाद होगा। शींग ए लॉइन यानी एक शेर को देखकर, शी रैन अवे अर्थात वह पट्टी लगा गई यानी वह वहां से भाग गई। क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों देख कर, इसका मतलब क्या हुआ देख कर। उसी तरीके से बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि एवरीबडी लाइक्स, एवरीबडी लाइक्स यानी हर आदमी पसंद करता है क्या, ए स्माइलिंग फेस, ए स्माइलिंग फेस। अब बताओ इसका अनुवाद क्या होगा, ये फेस है और इसका मतलब होगा बच्चों मुस्कुराता हुआ, तो मुस्कुराना प्लस यहां लगा दो हुआ। तो बताओ अनुवाद क्या हुआ कि एवरीबडी लाइक्स ए स्माइलिंग फेस का मतलब हर आदमी मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करता है। तो बच्चों आपने ये देखा कि आईएनजी लगाने पर क्या क्या विशेषताएं रहती है। अगर आप किसी वाक्य के अंत में आईएनजी लगाते हो तो उसका अनुवाद करने पर पहली स्थिति क्या रहेगी, वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहा हूं, रहा था। जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, रहा गया कंटिन्यूटी। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, रहा हूं आ गया कंटिन्यूटी। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, कंटिन्यूटी। तो आईएनजी का प्रयोग बच्चों कंटिन्यूटी बताने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, जब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस में बच्चों उसको जिरंड भी कह सकते हो। कैसे, आई लाइक स्विमिंग अर्थात मुझे तैरना पसंद है, तो आईएनजी बच्चों नांत भी हो सकता है। तीसरी बात, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, कनेक्टिव के रूप में इसका काम करते हो, जैसे शी सा अ लाइन, उसने एक लाइन देखा, शी रैन अवे, वह दौड़ गई, दौड़ पड़ी, तो आपने लिखा सीइंग अ लाइन माने शेर को देख कर। तो बच्चों आपने क्या देखा, कर का काम भी यही करेगा। और देखना एवरीबडी लाइक्स ए स्माइलिंग फेस, हर आदमी पसंद करता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब समझ में आ रही है बात। ये बात बच्चों आपने किसी भी ग्रामर में नहीं पढ़ी होगी, ग्रामर में आपको मिलेगी भी नहीं। ये कंक्लूजन है मेरा। वर्ब में अगर आप आईएनजी का प्रयोग करते हो तो हिंदी में बच्चों को रहा था, रही थी, आ रहा है, रही है, कंटिन्यूटी का जो सेंस है उसका प्रकटीकरण करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब आप जिरंड की तरह उसका इस्तेमाल करते हो, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, तो खेलना ना गया ना,
तो नान्त रूप में भी बच्चों आप इसका प्रयोग करते हैं। और बच्चों जैसे कर आ जाए, देख कर, है ना, तो देख कर, पहुंच कर, इस तरीके से। तो ये इसको बच्चों, ये जो कर होती है इसको आप हिंदी में बोलते हो पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हो हिंदी में इसको? पूर्वकालिक क्रिया। कैसे? जैसे मैं आपको कहता हूं कि शेर को देखकर वह भाग गई। अब मुझे बताओ, पहले शेर को देखा कि पहले भागी? तो जाहिर सी बात है बच्चों, पहले देखा और बाद में भागी। तो जो देख कर है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और हुआ का भाव लाने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हो? मुस्कुराता हुआ, जलता हुआ दिया, ए बर्निंग लैम्प। उसी तरीके से ए ब्लूमिंग फ्लावर, अर्थात एक खिलता हुआ फूल। ब्लूमिंग फ्लावर का मतलब होता है खिलता हुआ फूल। इस प्रकार के अर्थों को लाने के लिए आप अंग्रेजी में किसका प्रयोग करते हो? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हो। अब बच्चों जरा देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सी एक ऐसी वर्ब है बच्चों जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे आई, सा, हर, स्टार्ट, द कार। मैंने उसको कार स्टार्ट करते हुए देखा और आई सा हर स्टार्ट द कार। यहां बच्चों इसका प्रयोग नहीं और इसका ज्यादा किया जाता है। यही समझाना है मुझे। यानी बच्चों वॉच है, आई वॉच्ड हर स्टार्ट द कार, आई सा हर स्टार्ट द कार, शी मेड मी लॉफ, शी मेड मी लॉफ। इसका मतलब तो बच्चों उसने मुझे हंसाया। तो उसमें तो वो भाव नहीं आ रहा। कौन सा वाला नहीं आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा। पर आप ये देखो बच्चों, सी और वॉच दो ऐसी क्रियाएं हैं कि जब आप इनके बाद में बच्चों हुए का अर्थ लाते हो तो भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो आपकी सेंटेंस में ऐसा ही कुछ आ रहा है। देखो, हैव यू एवर सीन, अब बच्चों सीन आ गया ना। हैव यू एवर सीन ए डॉग लुकिंग इनटू, तो लुकिंग इनटू नहीं आकर के लुक इनटू आ रहा है। वजह क्या है? वजह ये सी है। हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड। क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को देखा है? लुक इनटू अ मिरर, माने दर्पण में देखते हुए। व्हाट डू यू थिंक इट सीज, यानी व्हाट डू यू थिंक इट सीज, यानी व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम क्या सोचते हो। इट माने यह है, सीज का मतलब होता है देखता है। इट बच्चों किसके लिए आया है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज। ये जो इट है ना बच्चों, ये आया है अलग अलग अलग। किसके लिए? ये इट आया है बच्चों किसी भी एक डॉग के लिए, या किसी भी एक कैट के लिए, या किसी भी एक बर्ड के लिए। तो आप क्या सोचते हो? ये किसे देखता है? जब भी कोई पक्षी किसी भी दर्पण में देखता है तो आप क्या सोचते हो? वो किसे देखता है? जाहिर सी बात है बच्चों, किसको देखता है? खुद को ही देखता है। दर्पण में कौन दिखेगा? तो दर्पण में तो बच्चों आप अपने आप को खुद ही देखोगे। नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी, अब पढ़ो इस हास्यास्पद कहानी को। ध्यान दो बच्चों, ओयूएस जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। और हिंदी में बच्चों एक शब्द होता है आस्पद। आस्पद का मतलब जानते हो? निकट। जैसे जो घृणा के निकट होता है घृणास्पद, संदेह के निकट होता है संदेहास्पद, प्रेम के निकट होता है प्रेमास्पद, गौरव के निकट होता है गौरवास्पद, विवाद के निकट होता है विवादास्पद। ठीक है, तो नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी, अब पढ़ो इस हास्यास्पद कहानी को। अबाउट अ डॉक्टर, जो है एक डॉक्टर के बारे में, स्नेक और एक सांप के बारे में, एंड मिरर और है एक दर्पण के बारे में। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।